डिस्कस करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, यू कैन प्रोसीड। हेलो, गुड मॉर्निंग हेलो। टू ऑल ऑफ यू सर। ओके ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? कनेक्टिविटी वगैरह ठीक है? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा सर, सब सही है। चलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। जयवीर, प्रोसीड। Okay sir. Morning to all of you. Myself Javid, and today I am representing the most important topic of this chapter, which is Pearson HSAB principle. HSB का मतलब है कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। जैसे अब तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, काफी सारे एसिड बेस प्रिंसिपल पढ़े, जैसे अरेनियस प्रिंसिपल हो गया, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट हो, या फिर लुईस एसिड बेस कंसेप्ट हो गया। इन सभी प्रिंसिपल में हमें जैसे एसिड बेस रिएक्शन के बारे में बताया जाता था कि कैसे प्रोसीड होती है, लेकिन किसी भी प्रिंसिपल में हमें ये नहीं डिस्कस किया गया कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा जो एसिड बेस से बनेगा। सो पियर्सन ने यही किया। इन 1963 पियर्सन हैज प्रपोज्ड दिस सिंपल रूल फॉर प्रिडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एसिड एंड बेसिस। मीन्स जो पियर्सन था, उन्होंने 1963 में ये बताया कि कौन सा कंपाउंड जो एसिड बेस रिएक्शन से बनेगा, कितना स्टेबल होगा, कौन सा हाईली स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है। विच स्टेट दैट हार्ड एसिड्स प्रेफर टू बॉन्ड टू हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू बॉन्ड टू सॉफ्ट बेस। मीन्स जो हार्ड एसिड हो गए हमारे पास, वो सिर्फ हार्ड बेस के साथ ही बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे। मतलब जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास हार्ड बेस और हार्ड एसिड के रिएक्शन से, वो हाईली स्टेबल होगा। और जो सॉफ्ट बेस होंगे वो सॉफ्ट एसिड्स के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे। सो हमें इस प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हार्ड एसिड्स कौन से होते हैं, सॉफ्ट एसिड या फिर हार्ड बेस और एसिड्स कौन से होते हैं, क्योंकि इनके बिना हम समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रिंसिपल में क्या कहा गया था, क्या इसकी एप्लीकेशन थी। सो आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर ईयर, मतलब हर साल रिपीट होता है। मैंने देखे लास्ट ईयर के पेपर 19, 18, 17, 16 हर बारी रिपीट हो रहा है। So, in 1963, Pearson classified the metal science into two classes as hard acids and soft acids. हार्ड एसिड में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया? द मेटल्स आयंस ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लाइट ट्रांजिशन मेटल्स with higher oxidation states and hydrogen, and also the H positive ions are classified as hard acids. मतलब जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, लाइट ट्रांजिशन मेटल्स, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन हार्ड एसिड्स। एंड अकॉर्डिंग टू पियर्सन सॉफ्ट एसिड्स में क्या क्या था? द मेटल साइंस ऑफ हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स, जो सेकंड और थर्ड रो के ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, और द आयंस ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये सब जो आयंस थे ये सॉफ्ट एसिड्स में इंक्लूडेड थे। अब आगे इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड्स एज हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स। जैसे आप देखिए हार्ड एसिड्स में एच पॉजिटिव आयंस, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव आयन एंड पोटेशियम पॉजिटिव आयन, Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव आयंस, ऐसे सब एक्सेट्रा काफ़ी कुछ इंक्लूड था हार्ड एसिड्स में। और सॉफ्ट एसिड में ऐसे ही जैसे कॉपर पॉजिटिव हो गया, Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव हो गया, Hg पॉजिटिव, ऐसे ही सब कुछ एग्जांपल्स हैं। आप इनको देख सकते हैं। अभी आगे हम इन सब का यूज भी करेंगे अपने कंसेप्ट में। अब पियर्सन ने इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी कि जो हार्ड एसिड्स होते हैं वो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। सो फर्स्टली वी हैव द हार्ड एसिड्स आर कटायंस विद स्मॉल साइज। मीन्स उनका जो साइज होगा वो काफ़ी स्मॉल होगा। सेकेंडली द हार्ड एसिड्स आर कटायंस ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हाई होगी। थर्ड वन, द हार्ड एसिड्स डू नॉट पोसेस लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसी वजह से उनको ज़्यादा डिस्टॉर्टेड और रिमूव नहीं किया जा सकता।
फोर्थ वन इज दिस आयंस कैन नॉट बी इजिली पोलराइज, और वो इजिली पोलराइजेबल ही नहीं थे। अब आगे कुछ सॉफ्ट एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें लगभग उसका अपोजिट ही है, जो हार्ड एसिड्स में था वो उसका अपोजिट सॉफ्ट एसिड्स में है। जैसे हार्ड में साइज स्मॉल होता था कटायन का, सॉफ्ट में साइज लार्जर है। और सेकंड वन इज द कटायंस हैव यूजुअली जीरो और लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनके ऑक्सीजन स्टेट्स भी जीरो होगी या फिर लो होती है। और थर्ड वन इज द सॉफ्ट एसिड्स हैव लार्जर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर देयर आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजली रिमूव। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो जनरली सी बात है कि उनको रिमूव करना और डिस्टोर्टेड करना भी इजली हो जाएगा। और फोर्थ वन इज दिस आयंस कैन बी इजली पोलराइज, वो पोलराइज भी इजी हो जाएंगे। अब एसिड्स के बाद आता है बेसिस। तो पियर्सन ने 1963 में बेसिस को भी क्लासिफाई किया था, लिगेंड्स को बेसिस के टाइम में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन इज हार्ड बेस। तो हार्ड बेस वो होगा जो हार्ड एसिड्स के साथ इजीली रिएक्शन कर जाएगा, मतलब जो प्रेफर करेगा उसके साथ रिएक्शन करना। The ligands which prefer to form more stable complex with hard acids are classified as hard bases. These ligands contains molecules which generally have O, N and F donor atoms. So बस वही बात कही गई है कि जो हार्ड एसिड्स के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा वो हार्ड बेस की कैटेगरी में आता है, उसके पास जनरली O, N and F डोनर एटम्स होते हैं। और सेकंड वन इज सॉफ्ट एसिड्स। इसमें वही है, the ligands which prefer to more stable complex with soft acids are classified as soft bases. These ligands contains molecules generally have P, S, S and Sc etc. as donor atoms. मतलब जो सॉफ्ट एसिड्स के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है वो सॉफ्ट बेसिस की कैटेगरी में आता है। अब इनके कुछ एग्जांपल है, लुईस बेसिस को क्लासिफाई किया गया है हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस में। अब जैसे NH3 हो गया, RnH2 हो गया, N2H4 हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब हार्ड बेसिस में इंक्लूड होता है। और जो सॉफ्ट बेसिस है उसमें है H नेगेटिव आयन, R नेगेटिव, C2H4 हो गया, RSH हो गया, साइनाइड हो गया, आयोडीन नेगेटिव हो गया, ये सब सॉफ्ट बेसिस में इंक्लूडेड किया गया था। अब जैसे सॉफ्ट एसिड बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ऐसे सॉफ्ट बेस हार्ड बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन इज हार्ड बेसिस कंटेन डोनर्स एटम्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। सेकंड वन इज द डोनर्स एटम ऑफ हार्ड बेसिस इज ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी, वो पोलराइजेबिलिटी लो होती है उनकी। थर्ड वन इज द हार्ड बेसिस आर नॉट इजिली ऑक्सीडाइज, वो इजिली ऑक्सीडाइज भी नहीं हो पाते। फोर्थ वन इज हार्ड बेसिस है फुल लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, जो उनके लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुल्ली फिल्ड होते हैं, मतलब कि कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। एंड फोर फिफ्थ वन इज हार्ड, ऑल हार्ड बेसिस स्ट्रांगली लिंक टू द प्रोटॉन, वो प्रोटॉन के साथ हाईली लिंक्ड होते हैं अच्छे से। सो मतलब ये था कि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, उनकी लो पोलराइजेबिलिटी होगी, इजिली ऑक्सीडाइज होगा, और लो जो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे वो फुल्ली फिल्ड होंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्ट लुईस बेसिस। अब लुईस बेसिस की बात करते हैं हम। फर्स्ट वन इज सॉफ्ट बेसिस है डोनर्स एटम्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। एंड सेकंड वन इज दिस हैव डोनर्स एटम्स व्हिच आर इजीली पोलराइज्ड, उनके जो डोनर्स एटम्स होते हैं वो इजीली पोलराइज हो जाते हैं। एंड थर्ड वन इज द सॉफ्ट बेसिस आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, वो इजीली ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं। एंड फोर्थ वन इज दे कंटेन्स एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, जैसे उसमें हार्ड बेसिस में तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स से लो एनर्जी वाले, इसमें उसका अपोजिट है, दे कंटेन्स एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स। आई होप आप सभी को ये हार्ड एसिड बेस वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आता है आप इसके एप्लीकेशन को उतने अच्छे से नहीं कवर अप कर पाओगे। तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें भी रिकैप्चुलेट कर लेंगे क्या क्या था उसमें। हम अब फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे पियर्सन HSB प्रिंसिपल की। हम एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं, पियर्सन ने क्या कहा था, जो हार्ड एसिड होंगे वो सिर्फ हार्ड बेसिस के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे, और जो सॉफ्ट एसिड होंगे वो सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे। एंड
Number one application of HSB principle is the stability of complexes. आपके सामने एक रिएक्शन दी गई है जो जनरल रिएक्शन है, जैसे ए हमारा एसिड है और बी एक बेस है जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो रिएक्शन करके ए बी एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स है इसकी स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो ए और बी जो हमारे एसिड और बेस दिए गए हैं वो दोनों हार्ड है या दोनों सॉफ्ट है। अगर वो दोनों हार्ड और दोनों सॉफ्ट हैं तो उसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ए बी कॉम्प्लेक्स वो हाईली स्टेबल होगा, क्योंकि पियर्सन के अकॉर्डिंग जो हार्ड बेस अगर दोनों सॉफ्ट या हार्ड है तो स्टेबल होता है कॉम्प्लेक्स। अगर उन दोनों में से कोई एक भी सॉफ्ट है या फिर एक हार्ड है तो जो कॉम्प्लेक्स परफॉर्म होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। जैसे द कॉम्प्लेक्स ए बी वुड बी मोर स्टेबल इफ ए एंड बी आर either both hard or both soft. On the other hand, the complex would be least stable if A and B is soft. अब आगे कुछ एक इसका एग्जांपल है। एजी पॉजिटिव आयन एक सॉफ्ट एसिड है और 2 आई नेगेटिव आयन एक सॉफ्ट बेस है। तो दोनों सॉफ्ट है तो इनकी जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें AgI2 नेगेटिव आयन वो स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस हैं। एक अनस्टेबल कंपाउंड का एग्जांपल है, जैसे एजी पॉजिटिव हमने लास्ट में भी देखा जो सॉफ्ट एसिड होता है, और 2 फ्लोरीन जो हम पहले एग्जांपल्स में भी देखे थे हार्ड बेस होता है। जो उसके रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है AgF2 नेगेटिव वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो ये दोनों है वो हार्ड एंड सॉफ्ट है। अब आगे एक मिक्सचर वाली रिएक्शन दी गई है, जैसे लिथियम आयोडाइड प्लस सीजियम फ्लोराइड है। ये दोनों लिथियम हार्ड है और आयोडीन सॉफ्ट है, सीजियम सॉफ्ट है, फ्लोरीन हार्ड है। तो दोनों जब रिएक्शन करेंगे आपस में तो हार्ड वन के साथ मिक्स हो जाएगा और सॉफ्ट वन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, जैसे लिथियम फ्लोराइड बन जाएगा और सीजियम आयोडाइड। ऐसे ही इसी की बेटा जयवीर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपकी स्लाइड मूव हो रही है आगे? यस सर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो स्लाइड नजर आ रही है वो कौन सी है इस टाइम आपकी स्क्रीन पे? Application of HSAB principle. मूव नहीं हो रही ना? No, sir. No, sir. ओके 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 ओके। जयवीर बेटा, मैंने आपको इसीलिए रोका क्योंकि आपकी जो फर्स्ट वो स्लाइड थी ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो पहली एप्लीकेशन थी, जो पहला पेज था, उसके बाद आगे जितनी भी स्लाइड आपने मूव किया ना बेटा, वो हम में से ना किसी को शो नहीं हुई है। तो अब जहां पढ़ा रहे हो ना, यहीं से आपकी स्लाइड एक बार दोबारा शेयर करो। शायद हो सकता है कहीं कोई टेक्निकल इश्यू हो गया होगा जिसकी वजह से शायद नहीं हो पाया होगा। ठीक है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां से पढ़ा रहे हो बस एक बार क्या करो, इससे दोबारा इसको शेयर वाला बंद करके दोबारा शेयर कर दो इसको एक बार, ठीक है? ताकि शायद कोई प्रॉब्लम आ गई होगी तो वो, क्योंकि वो आप बोल रहे हो ना वो चीज मैच नहीं हो रही थी। मैंने 2 मिनट इसीलिए वेट किया, मैंने कहा और उससे पूछते हैं फिर, ताकि क्योंकि वो फिर आपकी ना इफेक्टिव नहीं हो पाएगी वो चीज। अब करके देखो बेटा। अब सो रही है सबको? आप एक काम करो, पहले जैसे जो जो शेयर करते हो ना उसको अनशेयर जो करते हो ना बंद करो उसको, शेयरिंग बंद करो एक बार इसकी। जो वो एरो होता है ना, एरो से। हाँ, आप अब एक काम करो जयवीर, आप दोबारा शेयर करो बेटा उसको। ओके सर। क्योंकि कई बार टेक्निकल इश्यूज हो जाती हैं बीच में, कनेक्टिविटी की वजह से ना कई बार हो जाती है दिक्कत। स्टार्टिंग से चला के वहां तक आता हूँ सर, 1 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है जयवीर। यहाँ से करूँ स्टार्ट और सर? नहीं नहीं, कौन सी स्लाइड? हमारे पास तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स नजर आ रहा है बेटा, हार्ड बेस सॉफ्ट बेस। आगे
जहाँ आप थे ना बस वहीं तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आप वहीं से प्रोसीड कर दो, कोई और ये दिक्कत वाली बात रिएक्शन दिख रही है जो फर्स्ट हाँ एप्लीकेशन हाँ हाँ सिल्वर, हाँ सिल्वर वाला, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर आयन और आयोडाइड आयन के साथ, ठीक है प्रोसीड कर सकते हो इनसे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से करो प्रोसीड बेटा, हाँ प्रोसीड करो बेटा। यस एंड अगेन वी स्टार्ट। जैसे देखिए एजी पॉजिटिव आयन एक सॉफ्ट एसिड है एंड टू आई नेगेटिव आयन एक सॉफ्ट बेसिस है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो एजी टू आई नेगेटिव आयन वो भी हाईली स्टेबल होगा, क्योंकि जो दोनों एसिड्स एंड बेसिस हैं वो दोनों सॉफ्ट हैं। एंड अकॉर्डिंग टू पियर्सन, जो अगर सॉफ्ट एसिड बेस रिएक्शन करता है तो उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो हाईली स्टेबल होगा। मूव हो रही है सर अब? हेलो सर। नहीं हो हाँ रही। बेटा जयवीर, ये एजी वाला एग्जाम्पल के बाद अगली स्लाइड पे मूव कर गए आप? यस सर, किया सर मैंने मूव। हमारे पास नहीं हो रही है, आई थिंक आप जहाँ हो ना अभी, आई थिंक सो वहाँ कनेक्टिविटी की कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा, जिसकी वजह से हम लोगों तक आपकी ना जो आप शेयर कर रहे हो ना वो हम तक पहुँच नहीं पा रही है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करता हूँ सर, सब कुछ शेयर वाले दोबारा आता हूँ सर उनको। अब शो हो गई सर ये वाली स्लाइड? हाँ अब फ्लोराइड वाला आ गया है, सिल्वर के साथ फ्लोराइड आयन की जो आप रिएक्शन दिखा रहे हो ना बेटा वो आ गई है हमारे पास। यस यू कैन प्रोसीड बेटा। देखिए जैसे अब आगे हमारा सेकंड एग्जांपल है एजी पॉजिटिव एंड ट्वेफ नेगेटिव है। जो एजी पॉजिटिव वो एक सॉफ्ट एसिड है और फ्लोरीन है वो एक हार्ड बेस है। क्योंकि दोनों रिएक्ट करके जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे AgF2 नेगेटिव वो हाईली अनस्टेबल होगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो सॉफ्ट एजी पॉजिटिव एंड ट्वेफ नेगेटिव है वो दोनों एक सॉफ्ट है और एक हार्ड है। अब देखिए आगे एक मिक्सचर वाली रिएक्शन है, जैसे लिथियम आयोडाइड हार्ड सॉफ्ट हो गया और सीजियम एंड फ्लोराइड सॉफ्ट हार्ड रिएक्ट करके लिथियम फ्लोराइड हार्ड हार्ड एंड सीजियम आयोडाइड बनाते हैं। इसका मेन रीजन यही है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल जो हार्ड होगा वो हार्ड बेस के साथ ही प्रिंसिपल वो बॉन्ड बनाएगा, और जो सॉफ्ट एसिड होगा वो सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब आगे एक एग्जांपल दिया गया है स्टेबल कॉम्प्लेक्स का, जैसे कोबाल्ट हो तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे लिगेंड्स जो मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे साइनाइड और आयोडीन है, ये दोनों हार्ड लिगेंड्स हैं। अगर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अगर दोनों के दो हार्ड लिगेंड्स होते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो हाईली स्टेबल होगा। अगर दोनों में से एक हार्ड है और एक सॉफ्ट है तो वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए COCN5I3 नेगेटिव है, ये हाईली स्टेबल है बिकॉज ऑफ CN एंड I बोथ आर हार्ड लिगेंड्स। एंड सेकंड वन में देखिए कोबाल्ट CN5F फ्लोरीन 2 नेगेटिव अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है because of CN is hard ligands and fluorine is soft ligands. Okay, Slide. Javid, can Yes, I ask you a question? yes, you can.
How can we wait a differentiate wait wait between? wait wait a minute बेटा, wait a minute बेटा। Okay, sir. आप क्या करो, क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो, ठीक है? क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो, जैसे ही जेवियर की प्रेजेंटेशन खत्म होएगी ना, वी विल इंटरेक्ट विद जेवियर। ओके बेटा? Okay, sir. Okay, don't worry, we will discuss, definitely we will discuss, okay, but later on, Javier beta, you can proceed. Yes, yes. Okay And beta. second one property is according to Pearson principle, predictions of coordination in complex of ambident ligands. जैसे एम्बिडेंट लिगेंड्स आप सभी को पता ही है, वो होते हैं जिनके पास मोर देन वन एटम होता है जिसके साथ वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेटल आयन के साथ। फॉर एग्जांपल हम जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, पैलेडियम SCN4 2 नेगेटिव दिया गया है। इसमें जो पैलेडियम के साथ है जो SCN को एम्बिडेंट लिगेंड है वो थ्रू एस एटम के साथ कोऑर्डिनेट किया गया बिकॉज ऑफ पैलेडियम 2 पॉजिटिव इज सॉफ्ट एसिड, सो इट प्रेफर टू कोऑर्डिनेट थ्रू सॉफ्टर एस एटम। तो इसकी वजह यही रही कि जो एस एटम है वो भी सॉफ्ट है और पैलेडियम 2 है वो इज सॉफ्ट एसिड। एंड सेकंड वन एग्जांपल में देखिए जो कोबाल्ट के साथ है वो FCN थ्रू एन एटम के कोऑर्डिनेट किया गया है, जिस कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज हार्ड एसिड, so it's prefer to coordinate through harder an atom. And third one application of this principle is classifications of acids and bases. For a given base B can be classified as hard or a soft base depending upon the behavior of this equilibrium reaction. जैसे आपके सामने एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी गई है, इसमें जनरली क्या होता है, जैसे बी एक बेस है बट हमें ये नहीं पता वो हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है कि वो CH3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनाती है, तो वो जो बी हमारा बेस दिया गया है वो सॉफ्ट बेस होगा क्योंकि वो सॉफ्ट एसिड के साथ अटैच हो गया। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव करती है तो बी हमारा जो गिवन बेस है वो हार्ड बेस होगा। ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन का एग्जांपल है, जैसे R2SH एक सॉफ्ट बेस है और CH3Hg पॉजिटिव एक सॉफ्ट एसिड रिएक्ट करके CH3Hg पॉजिटिव SR2 कॉम्प्लेक्स बनाता है, कंपाउंड बनाता है सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का। स्लाइड्स मूव हो रही है ना सर? डेफिनेटली बेटा हो रही है, बिल्कुल प्रोसीड बेटा जयवीर, डोंट वरी। ओके, अब देखिए कि ये बैकवर्ड रिएक्शन का एग्जांपल है। जो हमारे पास NH3 है वो एक हार्ड बेस है और CH3Hg पॉजिटिव एक सॉफ्ट बेस है और साथ में H पॉजिटिव एक हार्ड एसिड। तो बैकवर्ड में इसलिए मूव किया, ये जो हार्ड बेस होगा वो हार्ड एसिड के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा, इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा NH4 पॉजिटिव आयन तो बॉन्ड हो गया। Fourth one, proper application of this principle is occurrence of ores and minerals. हम सभी को पता है जो हमारे नेचर में मेटल साइंस होते हैं वो जनरली उनके ओर्स एंड मिनरल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे Mg2 पॉजिटिव होगा, Ca2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव एक्सेट्रा ऑक्योर्स मोस्टली एज ए ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और हलाइड्स। इन सब की मेन वजह यही है कि जो ये हमारे आयंस है ये सॉफ्ट एसिड्स हार्ड एसिड्स होते हैं और जो ऑक्साइड्स कार्बोनेट हैलाइड्स आल्सो आर हार्ड एसिड्स hard bases. This is due to this preference their hard acids and base interactions because oxides, carbonates and halides are hard bases. अब आगे देखिए जैसे Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव एक्सेट्रा ओक्योर एज देयर सल्फाइड्स। अब इनका सल्फाइड्स में क्यों मिलते हैं, इसकी मेन वजह यही है कि जैसे ये दोनों सॉफ्ट हैं, मतलब ये सभी आयंस मेटल आयन सॉफ्ट है और जो सल्फाइड है वो भी सॉफ्ट आयन होता है, इसलिए ये दोनों इंटरेक्ट करके एक दूसरे के साथ एक सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे स्टेबल, जो हाईली स्टेबल होगा। इसी वजह से जो कॉपर है Ag पॉजिटिव एंड Pb2 पॉजिटिव आयन वो सल्फाइड्स के और उसके टाइप में मिलते हैं जनरली हमें।
And the fifth one and the last one properties of no application of this principle is poisoning of metal catalyst. Metal catalysts like nickel, platinum, palladium, and molybdenum soft acids are easily poisoned by substance like carbon monoxide, unsaturated hydrocarbons, and arsenic containing ligands due to soft acids and soft bases interactions. जनरली देखिए जैसे निकल हो गया, मान लीजिए इन्होंने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरेक्ट कर लिया, तो वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिससे कि कैटलिस्ट की जो कैटालिटिक पावर है वो खत्म हो जाएगी और एक एज पॉइजनिंग काम करेगा. दिस लिगेंड्स आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स एंड दस ब्लॉक द एक्टिव साइट्स. तो मेन रीजन वही होगा कि जो लिगेंड्स होंगे वो एक्टिव साइट्स पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे कैटलिस्ट के, और वो एज ए कैटलिस्ट काम नहीं कर पाएगा और वो एज ए पॉइजनिंग ही काम कर पाएगा. आई होप आप सभी को समझ आया होगा. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच बेटा जयवीर. डियर स्टूडेंट्स, जितने भी मीटिंग में हैं अपने अपने माइक ऑन करो और आप लोग जब क्लैपिंग कीजिए मुझे आवाज आनी चाहिए, जो हमारे फर्स्ट प्रेजेंटर के लिए ना, इस तरह से. ये क्लैपिंग जयवीर के लिए भी है और हम सब आपस में भी सभी के लिए है. बस अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर लो, बस इट्स ओके, अनम्यूट कर लो. अनम्यूट कर लो बेटा, अनम्यूट कर लो अपने आप को. अब जिसकी कुछ क्वेरी है, जो पूछना चाहते हैं जयवीर से रिगार्डिंग दिस प्रेजेंटेशन, यू कैन आस्क, एनीबडी कैन आस्क. अभी पूछा था एक गुड़िया ने, वो पूछिए जो भी आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, जो भी आप. How can we differentiate between hard acid and soft acid? ओके जयवीर, क्वेश्चन सुनिए बेटा हिमानी का और आप इनको एक्सप्लेन कीजिए. यस वी कैन. जैसे मैंने आपको पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था. जैसे मान लिया हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर पॉजिटिव हो गया, वो एक सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आता है. तो इसका मेन रीजन वही था कि इसकी जो कटायन है, इसका साइज होता है जो लार्ज होता है, सॉफ्ट एसिड्स में इसलिए आया है. और जो कटायन है यूजली लो ऑक्सीडेस, इसके ऑक्सीडेसिव देखिए आप +1 ही है. और अब हम इसी में हार्ड एसिड का अगर एग्जांपल लेंगे, कोई भी क्रोमियम 3 पॉजिटिव लिया हमें, क्रोमियम का जो साइज होगा वो स्मॉल साइज होगा और 3 पॉजिटिव आयन है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी हाई है. यानी कि आप अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अकॉर्डिंग देखें ना, तो उस हिसाब से हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा हार्ड बेस है, कौन सा सॉफ्ट एसिड है. तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज वाला है और नहीं, आप जो जैसे साइज बड़ा है. जैसे मैंने आपको 3-4 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है उसी हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जैसे अगर हार्ड एसिड है वो, तो उसका साइज भी स्मॉल होना चाहिए, उसकी ऑक्सीडेशन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का होना चाहिए वो, और उसके लार्जर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब नहीं होने चाहिए. तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि वो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा. ओके, गॉट इट. थैंक यू. और किसी स्टूडेंट को बेटा कोई क्वेरी सर, हो किसी की भी? हाँ बोलो बेटा. सर इन्होंने कहा कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ स्टेबल बनाएगा और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ. तो सर मैं 2 कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ. दीपक बेटा, दीपक मेरे से नहीं पूछना क्वेश्चन, आपने जयवीर से पूछो. ओके, मैं तो पढ़ाऊंगा जब डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी सर. ओके बेटा पूछो, तो प्रोसीड. सर 2 कॉम्प्लेक्स लिए हैं सर मैंने. एक कॉम्प्लेक्स बना है हार्ड एसिड हार्ड बेस से और एक कॉम्प्लेक्स बना है सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से. तो उनकी स्टेबिलिटी में मतलब दोनों के कंपैरिजन में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, हार्ड एसिड हार्ड बेस वाला या सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस वाला? दोनों ही हाईली स्टेबल होंगे. देखिए इसमें जो ये प्रिंसिपल था, इसके बाद कुछ पोर्शन रहता है इसका थियोरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का कुछ रहता है. तो उसमें ये बताया जाएगा कि हमें कि कौन सा ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मतलब कितनी स्ट्रेंथ है सॉफ्टनेस की और कितने हार्डनेस की स्ट्रेंथ है. अगर दोनों बिल्कुल मैच कर जाते हैं कि उनकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस बिल्कुल सेम है, तो वो हाईली स्टेबल हो जाएगा. अगर मतलब थोड़ा डिफरेंस है कि एक थोड़ा ज़्यादा स्टेबल मतलब सॉफ्ट है, एक थोड़ा कम
हार्ड है, मतलब सॉफ्ट है, तो उसकी स्टेबिलिटी इसी बात पे डिपेंड करेगी। गॉट इट या दोबारा बताओ? दो कॉम्प्लेक्स लिया मैंने, दोनों ही बहुत ज्यादा हार्ड हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, तो उनकी नहीं, स्टेबिलिटी आपको ये कैसे तो नहीं पता ना करेंगे? कि दोनों की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कि दोनों कितना सॉफ्ट है। जो आपने मान लिया एसिड लिया है, वो तो ये नहीं पता ना कितना सॉफ्ट है, और जो सॉफ्ट बेस लिया है, मतलब थोड़ा बहुत अगर ऊपर पता नीचे हो होगा, तो। वो हम आगे बताएंगे, तो उस हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ना। दीपक बेटा, आपने जो दो एग्जाम्पल लिए हैं, आप ये बताइए, आप हार्ड कह रहे हो, क्या कह रहे हो? जो कॉम्बिनेशन हो रहा है एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन, दोनों हार्ड हार्ड बता रहे हो या सॉफ्ट सॉफ्ट कहना चाह रहे हो? सर दो कॉम्प्लेक्स लिए हैं सर, एक कॉम्प्लेक्स तो हार्ड, दोनों हार्ड के हैं देखो सर, बेटा, हार्ड एसिड हार्ड वेट बेस अ है। मिनट, हाँ, ये इस तरह से बोलो कि जो आपने कॉम्प्लेक्स लिया है उसमें एक साइड हार्ड है, एक बेस है, एसिड बेस की जो आप कॉम्बिनेशन की बात करते हो, है ना, कि हार्ड एसिड है, हार्ड बेस है, सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट बेस है, इस तरह से बताओ। जर्नली दो कॉम्प्लेक्स, जर्नल में वर्ड यूज करो। अब बताओ। ये सर मैं समझ गया ये क्या यही कहना है चाह सर रहा है, कि ये बात तो मैं नहीं, वो फिर समझ यही तो कहा गए था। ना बेटा जयवीर, लेकिन हम लोग जब बोल रहे हैं तो हमें क्लियर सामने वाले का आंसर उसी हिसाब से होना चाहिए ना हमें। जर्नली दीपक बोल तो रहा है, उसका क्वेश्चन तो हम समझ गए, लेकिन सामने वाले को पता होना चाहिए कि वो चीज ये इस तरह से है। ओके, एनी हाउ, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से जयवीर ने आंसर तो दिया। डोंट वरी दीपक बेटा, वेट वेट फॉर अ फ्यू डेज, मेरे लिए भी छोड़ दो कुछ, नहीं तो यहीं सिलेबस खत्म कर दोगे तुम सारा, है ना, मैं क्या पढ़ाऊंगा। ओके, ओके मैं भी सर। डिस्कस करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा इसको थोड़ा सा, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटा? चलिए देखिए बेटा, जिस भी जो प्रेजेंटर दे रहा है, नो डाउट वो अपनी जितना उसकी प्रिपरेशन होती है उसके हिसाब से देता है, तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना, तो क्वेश्चन करने वाला ये समझे कि भाई मुझे क्वेश्चन करना है या नहीं करना ना, डोंट वरी। और क्वेश्चन जिस कोई कर भी रहा है तो प्रेजेंटर भी ये ना समझे मेरे से क्यों क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि देखो बेटा यही एक पार्ट है हम जो लोगों को सीखने का। क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी अच्छा, नहीं कर रहे तो भी अच्छा, बाकी कोशिश होना चाहिए कि अगर हम कर भी रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन को हम रख लेंगे, फिर डिस्कस भी कर लेंगे बाद में, बट ये एक पॉजिटिव चीज है। और सबसे बड़ी चीज है कि जयवीर ने जैसे मुझे बताया कि उसने ये पीपीटी ना मोबाइल पे ही बनाई है, जर्नली लैपटॉप वगैरह पे थोड़ा इजी होता है बनाना, जिनको आता है काम, मोबाइल पे बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा सा कर पाना, जो जर्नली नहीं करते हैं। और उन्होंने जो मुझे और बताया कि वो सर पहली बार की सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, तो अब पहली बार ट्राई करने में फिर भी आप इतना अच्छा कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ है इस चीज़ के लिए। और मैं औरों से भी चाहता हूँ कि और भी अच्छे से कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत है, कुछ क्वेरी है तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस, ठीक है? अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा जयवीर, थैंक्स फॉर योर प्रेजेंटेशन। और थैंक यू सर। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रेजेंटर गुरजीत, आर यू रेडी बेटा? यस सर। चलिए मैं आपको प्रेजेंटर बनाता हूँ और उसके बाद फिर हम प्रोसीड करेंगे। देखिए आपको आपकी स्क्रीन पे आइकन शो हो गया होगा कि आप प्रेजेंटर बन गए हैं, यस सर। ठीक है? और जयवीर को दोबारा मैं अटेंडी की लिस्ट में लेके जाता हूँ। चलिए अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और स्क्रीन शेयर करने के बाद आप प्रोसीड कीजिए बेटा। ओके सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रोडक्शन वाया इलेक्ट्रोलिसिस। ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि वैसे तो हमें पता ही है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है, आर्गन वगैरह और ये गैसेज इतने परसेंट है, लेकिन किसी को ये पता है कि हाइड्रोजन कितने परसेंट है एटमॉस्फेयर में? हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं चाहता हूँ जो इनको ना है ना उसी टाइम पूछ लें, ये बाद में फिर क्या ही पूछना। डोंट डोंट वरी बेटा। चलिए बेटा,
गुरजीत कहना चाह रहा है कि अगर किसी की कुछ क्वेरी हो तो आप मीटिंग के दरमियान ही पूछ लेना, बाद में क्या पूछना है, बाद में लेट हो जाएंगे। ओके, हाँ जी सर। अगर कोई बीच में पूछना चाहता है तो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं गुरजीत से। हाँ जी सर। चलिए बेटा, आप प्रोसीड कीजिए। ओके सर। तो इसका मकसद ये है कि हाइड्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होती है, और जब भी हमें इसकी कमर्शियली या फिर इंडस्ट्रियली हम इसका यूज करते हैं तो हम एट ए टाइम इसको प्रोड्यूस करते हैं वहां पे। तो कई डिफरेंट टेक्निक है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की, उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता है। ये एक बिल्कुल क्लीन टेक्नोलॉजी है। इंट्रोडक्शन में आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? लिखा हुआ है, सब कुछ देख के ही बताना है। Electrolysis is the process of using electricity to split water into hydrogen and oxygen. हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे सबसे पहले कोई भी हम टर्म पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए। इलेक्ट्रो का मतलब होता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे हम बेसिकली हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करेंगे, सॉरी वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये एक यूनिट के अंदर पूरा प्रोसेस होता है, जिस यूनिट को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। और ये इलेक्ट्रोलाइजर की जो साइज है वो वेरी करती है। अगर हमें स्मॉल स्केल पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है तो इसमें स्मॉल इलेक्ट्रोलाइजर यूज होता है, और अगर हमें इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट चाहिए होती है, जो बहुत ही कॉस्टली होती है। अब है हाउ डज इट वर्क। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक टैंक लेना है, उसमें हमें पानी भरना है, 2 इलेक्ट्रोड लगानी है। 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हमें उसको डीसी सोर्स से करंट पास करना है, या फिर हम कह सकते हैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। तो इसमें क्या होता है, जो एक ओवरऑल रिएक्शन है वो ये होती है कि हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करेगी तो वो स्प्लिट हो जाएगा। वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। वाटर का डिकम्पोजिशन होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब है हाइड्रोजन वाया इलेक्ट्रोलिसिस। हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन होती है वो कैथोड इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड पे होती है, कि जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और 2H नेगेटिव आयन में। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रखे हैं। तो इसमें क्या होता है, अब सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्या हम प्योर वाटर का यूज करके हाइड्रोजन या ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। No, क्यों नहीं कर सकते? इम्प्योरिटी नहीं होंगी तो शायद वो बहुत डिफिकल्टी होगी तोड़ने में, या टूटेगा ही नहीं। देखो, इसका ये होता है कि जो प्योर वाटर होता है ना, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी तो वो डिसोशिएट कैसे होगा? तो ना तो हाइड्रोजन मिलेगी ना ही ऑक्सीजन। तो इसीलिए हम इसमें एक टर्म आएगी अभी, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? चलो मैं ही बताता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट होता है जो, जब उसमें से हम करंट पास करते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाता है आयन में। जैसे अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, KOH हो गया। तो वाटर में हम ये सब ऐड करेंगे ताकि जो वाटर है वो कंडक्टिंग सब्सटेंस या कंडक्टिंग मटेरियल बन जाए। प्योर वाटर में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम था। अब है ऑक्सीजन वाया इलेक्ट्रोलिसिस। ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है वो एनोड पे होती है। इसमें एक सेकंड,
तो इसकी रिएक्शन एनोड पे होती है। इसमें हमारे पास OH नेगेटिव आयन जो है वो डिसोशिएट होके ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल में बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को। अब प्रोसेस डायग्राम में जो मैंने अभी बताया था कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, कैथोड है। कैथोड वाली साइड से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है जो हम किसी टैंक में या किसी चीज में स्टोर कर लेते हैं। देखिए पहले ये होता था कि जब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी तो ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम ऑक्सीजन को रिलीज कर दें, तो अभी हम यहाँ से ऑक्सीजन को भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे KOH एज ए इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर रखा है टू मेक द सॉल्यूशन कंडक्टिव। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बढ़िया है, ये क्लीन एनर्जी प्रोसेस है, लेकिन इसमें हमारे पास चैलेंज क्या क्या आते हैं। जो पहला चैलेंज मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रोलाइजर जो है उसको हम उसके कॉस्ट को कम कर सके तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे लिए। दूसरा इसमें कि अब हम ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस कर लेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिसिटी अगर हम कोल प्रोडक्शन से बना रहे हैं तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उधर हमारा ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि अगर हम सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा इकोसिस्टम के लिए भी। अब ये चीज आप हमेशा मतलब ध्यान रखना, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हैं इसमें, जो मेनली मैंने 2 ही डाली हैं। एक है क्रायोजेनिक सेपरेशन। क्रायोजेनिक सेपरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम एयर को फिल्टर करके कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर के अंदर, और जब वो एयर बिल्कुल लिक्विड बन जाती है तब हम उसको, एक प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है? गुरजीत, यस सर। आवाज रुक गए ना आप? मैंने कहा कुछ दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, मैं करता हूँ सर कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करो। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम 2 मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने लैब में भी एक्सपेरिमेंट करे हैं डिस्टिलेशन के। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने एयर को कंप्रेस किया, जब वो एयर लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी तो हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करना है। और इस क्रायोजेनिक सेपरेशन का सबसे जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि इसमें ऑलमोस्ट 100% प्योर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और सेकंड टेक्नोलॉजी है हमारी मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। ये मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी एक फिल्टर की तरह ही काम करती है। इट विल अलो ओनली फास्ट गैसेस टू पास एंड स्लो गैसेस विल स्टे। तो ऑक्सीजन इज कंसीडर्ड एज अ फास्ट गैस, और ऑक्सीजन सबसे पहले मेम्ब्रेन में से पास हो जाएगी और अदर गैसेस बाद में पास होगी, तो इससे भी हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दिस टेक्नोलॉजी कुड प्रोड्यूस प्योरिटी लेवल ऑफ लेस देन 50%, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन की प्योरिटी होगी वो 50% होगी, उतनी प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलती हमें। ओके, लास्ट वाली स्लाइड में आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने बताना ये वर्ड किसने कहे। हो गया सर, फिनिश, थैंक यू। लास्ट स्लाइड नजर नहीं आ रही बेटा। नजर नहीं आई सर, 1 मिनट। आ गया सर नजर? हाँ स्टूडेंट्स, आ रही है किसी को नजर? No, नो sir. सर। No, sir. चलो वैसे ही बता दो गुरजीत, क्या वर्ड्स हैं? नहीं सर, 1 मिनट दोबारा करके देखता हूँ। डोंट वरी करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो रही है सर शो?
बेटा मुझे तो ना हो भाई। नहीं। हाँ अब आ गई हो गई। ओके राहुल गांधी सर। राहुल गांधी। राहुल गांधी। सर, ये तो सभी जानते हैं, बीच में किसी ने नहीं बताया कुछ। डोंट वरी बेटा, जबीर बीच में मैं देखो लास्ट में डिस्टर्ब करना चाहते थे इसलिए नहीं बोला। हाँ डोंट वरी, मैं बताऊंगा क्यों नहीं बताया इन्होंने, उसका रीजन मैं बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा जब मैं कंपाइल करूंगा ना तीनों को, आपके तीनों प्रेजेंटेशन के लिए जब मैं कंपाइल करूंगा ना, तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर बताऊंगा कि ये क्यों नहीं बता पाए या इन्होंने क्यों नहीं इंटरेक्ट किया। बहुत अच्छी बात है आपके लिए, अगेन आपके लिए भी क्लैपिंग है बेटा, हैं तालियां आपके लिए भी हमारी सभी की तरफ से। ओके, और अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, तो वो गुरजीत से पूछ सकता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। किसी की भी कोई क्वेरी है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट प्रेजेंटर को बुलाएंगे, अगर किसी की भी कुछ क्वेरी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक गुरजीत से। ये नहीं पूछने वाले सर कुछ। वो मैं कंक्लूड करूंगा बेटा गुरजीत, लास्ट में पहुंचेंगे ना, जब मैं कंक्लूड करूंगा फिर तुम खुद अप्रिशिएट करोगे कि ठीक कह रहे हो सर आप। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा अगेन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रेजेंटर की तरफ। विजय और स्वाति, आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। पीपीटी कौन प्रेजेंट करने वाला है, मैं उसको प्रेजेंटर बनाता हूँ, आप में से बताइए। विजय। मैं करूंगा सर विजय। यस सर। तो स्टार्टिंग आप ही करोगे ना विजय? यस सर, पीपीटी शो मैं करूंगा सर। और बोलना किसने, स्वाति ने कि तुम नहीं बोलना है? यस सर। यस सर। सर मैंने बोला 50-50 सारा तुमने बोलना है? 50-50 है सर। ओह वेरी गुड दैट्स ग्रेट। तो करो बेटा विजय, आप कर दिया है, प्रेजेंटर बना दिया है, यू कैन प्रोसीड। यस सर। ओके। हेलो एवरीवन, सभी को मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है? या विजिबल बेटा? यस सर, मैं स्क्रीन बड़ी करता हूँ। हाँ आप स्लाइड शो इसका प्रेजेंट करोगे, हमें और अच्छे से दिखेगा बड़ा स्क्रीन। Sir, shall we start? Yeah, definitely beta, proceed. Good morning, sir. Today I, Swati, and I, Vijay, of BSc final year non-medical are going to represent a presentation on the topic organometallic compounds. In this presentation, we will see the introduction of organometallic compounds, its definition and its types. Further, we will learn about ligand and its classification, and then summary and reference. First of all, we will discuss introduction. Organometallic chemistry is a rapidly growing field of chemistry. It is an important branch of chemistry which bridges the field of organic and inorganic chemistry. Organometallic compounds are the part of organometallic chemistry. French chemist Louis Claude Cadet de Gazigot isolated the first organometallic compound, tetramethyl diarsine, aka cacodly, in 1757. The first organometallic compound containing a transition metal was formed 67 years later by Danish organic chemist William Christopher Zeiss by placing platinum tetrachloride in boiling ethanol. Second, we will discuss definition. Organometallic chemistry may be defined as the chemistry of compounds that contain at least one metal carbon bond. The common examples are tetramethyl lead, dimethyl zinc, dimethyl mercury. It is found that not all the compounds containing carbon bond and a metal atom are not organometallic. If we see in this particular example, then here there
is not titanium carbon bond, hence it is not an organometallic compound. Further, we see many examples that are organic derivatives of metal, but not organometallic compounds. In the compounds such as aluminium triethoxide and lithium dimethylamide, there is no direct metal carbon bond. These compounds contain a metal atom as well as organic group, but metal is bonded to atom other than carbon, such as oxygen or nitrogen. Such compounds are organic derivatives of metal, but not organometallic compounds. Further, we see that metal cyanide and metal carbides contain metal carbon bonds, but they are not considered as organometallic compounds. Now, the next topic is type of organometallic compounds. The organometallic compounds are may be classified into the following types on the basis of nature of metal and the nature of bonding between metal and carbon. First type is ionic compounds of electropositive metals. These organometallic compounds are formed by the most electropositive metals of group alkali metals and alkaline earth metals. In these compounds, a hydrocarbon is present as a carbon which has a negative charge and a positively charged alkali or alkaline earth metal. The common example is potassium cyanopentadiide, in which negative charge is applied due to its delocalization over the 5 carbon atoms of the cyclopentadiene ring. Some other examples of this type are phenyl sodium, butyl sodium, and methyl sodium. Compounds and some F block elements. Now further we see the properties of ionic compounds of electropositive metals. These are insoluble in non-polar solvents. These occur in crystalline form when present in pure state. These are unstable in air. Vijay, you have muted yourself. अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है. ठीक. Second type of organometallic compound is covalent organometallic compounds. These organic compounds have organic part bonded to the metal atom by a normal 2-electron sigma covalent bonds and formed by zinc, cadmium, mercury, and representative metals of group 3rd, 4th, and 5th. Example of covalent organometallic compounds are diphenyl zinc, dimethyl cadmium, dimethyl mercury, and many more. Properties of covalent organometallic compounds are these are volatile, these are insoluble in water but soluble in non-polar solvents. Their polarity depends upon electronegativity. Third type of organometallic compound is electron deficient organometallic compounds. These are the compounds which cannot be explained on the basis of formation of traditional 2 electrons, 2 center bonds with carbon and metal atom. These include the alkyl of lithium, beryllium, magnesium, and aluminium, which have bridging alkyl groups. For an instance, polymeric dimethyl beryllium. Here, beryllium behaves as a strongly polarizing cation that it has
very high charge to the mass ratio and pulls the electron density away from the anion. Therefore, the charge differential in this compound decreases and results in polar molecules. Such polar molecules will have tendency to associate strongly and lead to the formation of polymeric structures. Here, trialkyl aluminium exists as dimeric, in which alkyl group is present as bridge. Fourth type of organometallic compound is transition metal organometallic compounds. These organometallic compounds include transition metal bonded to unsaturated organic compounds, in which the transition metal forms bonds to more than one atom of the same organic compounds. Example of this type are alkene, 2 electron donor, pi allyl group, 3 electron donor, butadiene, 4 electron donor, cyclopentadiene, 5 electron donor, and benzene, 6 electron donor. On the basis of nature of bonding between metal and carbon, the different types of organometallic compounds formed by different elements of periodic table are shown on your screen. In general, we can say that the main group elements form metal-carbon sigma covalent bonds except for the alkali and alkaline earth metals, which form largely ionic compounds. Electron deficient compounds are formed by elements such as lithium, beryllium, and aluminium. Transition elements can form normal covalent sigma metal carbon bonds, as well as pi complexes involving dative bonds. Next topic is ligands and its classification. First of all, we have to define ligands. An atom, ion, or molecule which is capable of donating a pair of electrons to the metal atom is called a ligand. Presentative metals form organometallic compounds with only a simple type of ligand, such as alkyl or aryl groups. Transition metals form organometallic compounds with a wide range of organic groups. There are certain ligands which may attach to a central metal atom using several of its atoms simultaneously. For example, in the case of ethylene group, its 2 carbon atoms are both within the same bonding distance. Before going to the types of ligands, we have to define a term hapticity. Hapticity is the number of atoms of the ligand which are within bonding distance of the metal atom. Hapticity is represented by eta. Now further we will see the classification of ligands. The ligands may be classified on the basis of number of carbon atoms involved in bonding to the metal atom, that is hapticity. The hapticity ranges from 1 to 8. First type of ligand is 1 carbon bonded ligands. These are the molecules in which a carbon atom of the ligands is directly bonded to the metal atom. These are also called as monohaptoligands. These are represented by eta 1. For an instance, methane group attaches by a single metal carbon bond. One carbon bonded ligands may be further subdivided as first type is hydrocarbon ligands. These include allyl, aryl, alkyline, sigma cyclopentadiene, alkyline groups. It has been noted that these ligands may form compounds with the both transition metals as well as representative metals. If we take an example of cyclopentadiene, it combines with alkali metals to form a 1 carbon bonded cyclopentadiene compound. Second subtype of 1 carbon bonded ligand is acyl ligands. These include acyl group which involves direct bonding of the acyl group to a metal atom as shown here. It has been noted that these compounds are formed by transition metals only. Third subtype of 1 carbon bonded ligand is
carbene ligands. These involve the direct metal carbon bond of the carbon atom of carbene to a metal atom. Here, R is alkoxy group, amino group, phenyl or alkyl groups. Such compounds are generally known as transition metals. Second type of ligand is two carbon bonded ligands. These are the molecules in which two carbon atoms of the ligands are bonded to the metal atom. These are also called as dihaptoligands. These includes alkenes or alkynes in which both the carbon atoms at each end of the multiple bonds are involved in bonding are involved in forming the metal carbon bonds. The bonding in these ligands are indicated either by two dotted lines to the participating carbon atom or a single solid line from the center of the participating carbon atoms of the ligand to the metal atom. These compounds are known for transition metals only. Third type of ligand is three carbon bonded ligands. These are the molecules in which three carbon atoms of the ligands are bonded to the metal atom. These are also known as trihaptoligands. These includes allyl group known as pi-allyl ligands. Fourth one is ligands. These ligands have four carbon atoms which may be bonded to the metal atom. These are called tetrahaptoligands. Cyclobutadiene ligand is an example of four carbon bonded ligands. Fifth type of ligand is five carbon bonded ligands. These ligands are molecules in which five carbon atoms of the ligands are bonded to the metal atom. These are called pentahaptoligands. Cyclopentadienyl is an example of five carbon bonded ligands. Sixth type of ligand is six carbon bonded ligands. The molecules in which six carbon atoms of the ligands are bonded to the metal atom of these are also known as hexahaptoligands. The common example of six carbon bonded ligands are benzene and dibenzene chromium. Dibenzene chromium is also known as sandwich compound in which chromium is present in between two benzene rings. Seventh type of ligand is seven carbon bonded ligands. These are the molecules in which seven carbon atoms act as a electron donor by participating in all the seven carbon atoms in bond formation. These are also known as hapto-haptoligands. The common example is cyclohaptatriene. Last type of ligand is 8 carbon bonded ligands. These are molecules in which 8 carbon atoms are involved in bond formation. These are called octahaptoligands. The common example is cyclooctatetraene. This is a tabular form of classification of ligands according to the number of electrons donated to metal atom. In this presentation, we have studied about organometallic compounds, its types that are ionic compounds of electropositive metals, covalent organometallic compounds, electron deficient organometallic compounds, and transition metal organometallic compounds. Further, we learn about ligands and its types that are 1 carbon bonded ligands, 2 carbon bonded ligands, 3 carbon bonded ligands, 4 carbon bonded ligands, 5 carbon bonded ligands, 6 carbon bonded ligands, 7 carbon bonded ligands, and 8 carbon bonded ligands. We have referred two books while making this presentation. That is
principle of inorganic chemistry and modern approach to inorganic chemistry. A special thanks to Sandeep sir for giving us an opportunity to represent our presentation on the topic organometallic compounds, and thank you everyone for being a patient listener. थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत स्वाति एंड विजय, और आप लोगों के लिए भी तालियां मेरी तरफ से भी और हमारी पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी। अब कोई भी स्टूडेंट बेटा जो कुछ, अगर किसी को कुछ क्वेरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के रिगार्डिंग, स्वाति और विजय अवेलेबल हैं, आप इनसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ भी क्वेरी हो। सर मैं पूछना चाहता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं इनसे? Transition elements are those in which there is vacant d orbitals. ओके। और कोई स्टूडेंट? चलिए कोई बात नहीं है, थैंक यू वेरी मच बेटा। मैं कंक्लूड करता हूँ जैसे गुरजीत प्रेजेंटेशन, वेलकम बेटा। गुरजीत जब प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे और बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो गुरजीत उसमें देखो बेटा थोड़ा सा क्या दिक्कत है कि सामने वाला जो आपको सुन रहा है, अगर उसको थोड़ा आइडिया हो पहले से ना कि सामने वाला प्रेजेंटर क्या है, उसका क्या टॉपिक होगा, तो शायद उसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है और मान लो अगर उसके पास टाइम हो तो वो थोड़ा पढ़ भी सकता है, तो उसके बारे में कुछ इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन कई बार आपका जब माइंड सेट नहीं होता उस हिसाब से, तो जर्नली वो कई बार क्वेश्चनिंग नहीं करते, कई बार वो टॉपिक का उस टाइम जनरली क्या होता है, हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है या फिजिक्स पढ़ी है, मैथमेटिक्स, तो हमें काफी आर्टिकल हमने पढ़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के सबकॉन्शियस माइंड जो पार्ट होता है उसके अंदर पढ़े होते हैं, पढ़े जरूर होते हैं, लेकिन वो कॉन्शियसली इतने बिल्कुल सटीकली याद नहीं होते या एग्जैक्ट नहीं होते कि हम उसके रिगार्डिंग कुछ पूछ सकें या कुछ बता सकें। कई बार जनरली अगर आप उनको थोड़ा सा मौका दो या XYZ किसी को आप कहो कि यस वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, तो मे बी बट आई एम नॉट श्योर कि ये होता ही है हमेशा कि वो बंदा आपसे पूछ ही ले या आपसे आपके जवाबों के आंसर दे। जैसे तुम एग्जांपल मेरे से ही ले सकते हो, जब मैं कोई चीज डिस्कस कर रहा होता हूँ, जब भी तुम लोगों ने देखा है, तुम लोगों को ऑलरेडी पता होता है, एक हफ्ता पहले ही लगा लो कि सर ने ये टॉपिक डिस्कस करना है, सीक्वेंस में चल रही होती चीजें। स्टिल हम लोग बच्चे इतने इंटरेक्ट नहीं कर पाते, आंसर नहीं दे पाते या कुछ भी लगाओ, तो हम इसमें काम कर सकते हैं कि हमें ना एक हफ्ता, मतलब जैसे अभी नेक्स्ट वीक का हमें प्लानिंग करनी है, तो हमें इस हफ्ते ना हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ये पता होना चाहिए कि अगले हफ्ते कौन कौन लोग प्रेजेंटेशन करने वाले हैं और उनके टॉपिक्स क्या हैं। अगर ये हम लोगों ग्रुप में डाल दें या इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा दें, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस हो सकते हैं कि वो तैयार हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं, और उसके बारे में अगर वो पढ़ना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो हो सकता है। गुरजीत गॉट इट? यस सर। ठीक है बेटा, और बहुत अच्छा है, आप लोगों ने अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। आप लोगों की भी एक गूगल फॉर्म बनाऊंगा मैं भी एक दो दिन बैठ के ना, उसके अंदर ये सारी चीजें आपके डिटेल्स फिल करवाऊंगा, जिन जिन की प्रेजेंटेशन हो गई हैं उनकी प्रेजेंटेशन अपलोड करवाएंगे। बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे पास 3 टीमें थी जिन्होंने इनिशिएट किया आज फर्स्ट डे, और मेरे हिसाब से तीनों की तीनों टीमों में कहीं भी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। मतलब जो मेरी सोच है, वो तो बाकी तो दूसरे हैं वो बताएंगे, लेकिन जो मुझे लगा था कि मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि उनमें कहीं भी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी थी। सबने अपने अपने तरीके से अपना जो टॉपिक जिस पर डिस्कस किया, उन्होंने अच्छी कोशिश की है इतने कम टाइम के अंदर। हाँ, अगले हफ्ते तक और बच्चों को टाइम मिल रहा है, इसमें लेकिन आप लोगों के पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी और फाइनलाइज भी नहीं हो रहे थे कि क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्टिल बहुत अच्छी अप्रोच रखी है आप लोगों ने, पॉजिटिव माइंड के साथ ये चीजें करी है। आप लोगों को डेफिनेटली आपकी इस चीज से, नजरिए से हम लोगों को कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगा। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। जयवीर ने तो HSAB प्रिंसिपल पढ़ा दिया और इन्होंने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री शुरू कर दिया। मुझे यूँ समझ में नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने की जरूरत है या नहीं है, बट डोंट वरी, मेरा नंबर आएगा तो मैं भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दूंगा, डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। और एक चीज और बेटा, मैं अभी थोड़ी 5 से 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको एक गूगल फॉर्म डालने वाला हूँ,
वो जस्ट गूगल फॉर्म आपके अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये जो हमारे प्रेजेंटर है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि आपने सारी प्रेजेंटेशन देख ली है ऑलमोस्ट, आप लोगों को आइडिया लग गया है। तो उसके अंदर जो इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस है वो ओवरऑल टीम के बारे में है। प्रेजेंटर जो आया ना, फर्स्ट प्रेजेंटर, सेकंड, थर्ड, तो वो ओवरऑल टीम की बात हो रही है। ओके, तो टीम को कंबाइन करके आपने उस तरह से देखना है, उनके रिप्लाई करना है, और ईमानदारी से जो आपने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे देखना है। आपने इस तरह से नहीं देना कि ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरे फ्रेंड है, तो मैं चलो इसको ये नंबरिंग कर दूं। नो, हमारा क्या है, हमारा मेन मोटो इस टाइम क्या है, हमारा मेन मोटो है अपनी, अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करें और उस कमियों पे काम करें। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जनरली ह्यूमन नेचर होता है बेटा, इसमें मैं भी शामिल हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम कमियों की बात नहीं करते, हम पॉजिटिव चीज को तो देखते हैं, लेकिन जो हमारी कमी है उसके बारे में बात नहीं करते। तो कई बार क्या होता है कि वो हमारी जो कमी है ना बेटा, वो हमेशा कमी ही रह जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता। हमारे फ्रेंड सर्कल या जो हमारे शुभचिंतक है वो क्या करते हैं, वो इसलिए नहीं बताते कि कहीं बुरा ना मान जाए। और ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। जब हमारे अपने ही जो हमारे शुभचिंतक है, अगर वो हमें नहीं बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो हम कैसे शॉर्ट आउट करेंगे उस चीज को। ठीक है, तो आपने बिल्कुल पॉजिटिवली, पॉजिटिव माइंड से ओके उनके बारे में 5-7 मिनट लेके आराम से, क्योंकि सेम क्वेश्चंस है हर प्रेजेंटर के लिए, तो आपने उनका रिप्लाई करना है। वो सिर्फ इस वजह से है कि इन फ्यूचर जब हम दोबारा डील करेंगे तो हम बेटर पॉइंट ऑफ व्यू से कर पाए। और बल्कि इन लोगों ने देखा है अभी जो इन्होंने प्रेजेंटेशन की है, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी कुछ चीजें देखी होंगी, आप लोगों ने भी सीखी होंगी, तो इनसे भी कुछ आप चीजें लीजिए। और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, किसी के रिगार्डिंग है, तो आप इनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो हमारे प्रेजेंटर रहे हैं। कोई आपको हेल्प चाहिए किसी तरह की, इन्होंने अच्छी कोशिश की है, और किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। मैं तो अवेलेबल हूँ बेटा आपके साथ हमेशा ही। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, किसी तरह की कोई क्वेश्चनिंग है, कुछ भी किसी तरह किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है, उस रिगार्डिंग आई एम अवेलेबल फॉर यू। ओके, बट आपने याद रखना है कि जब आपने पॉइंट्स देने, मतलब वो आपने बताना है, तो जो आपने ऑब्जर्व किया आपने एग्जैक्ट वही बताना है। हमारा मेन मोटो सिर्फ देखना है कि कमियां कहाँ हैं। दूसरी चीज, ये तो थी प्रेजेंटर के रिगार्डिंग। फिर भी आपको, जैसे अब ये मीटिंग हमने डिजाइन की हुई है, अगर आप में से भी किसी को लगता है ना कि सर थोड़ा सा इस तरह से और किया जाए, थोड़ा सा वैसे और किया जाए, तो वो चीजें भी आप मेरे को मेरे नंबर पे भेज सकते हैं, ताकि हमें भी अगर कोई यहाँ कमी नजर आएगी तो हम उसमें भी मॉडिफाई करके कुछ और चीज अगर हमें बेटर लगेगा तो ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ बेटा, आप अपनी पीपीटी या जैसे भी आप जो भी बनाना चाहते हैं, पीडीएफ जो भी बनाना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा काम कीजिए और मुझे टाइमली इन्फॉर्म कीजिए। क्योंकि अब क्या है, आज ये हफ्ता खत्म हमारा, अब नेक्स्ट वीक देखो बेटा, एक दिन हमने अभी तक एक दिन फिक्स किया हुआ है इसका। ठीक है, अभी हम दूसरे दिन पे गए नहीं है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन ज्यादा होगी तो शायद दूसरे दिन पे भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा प्रेजेंटेशन होगी फिर आपका नंबर नहीं आएगा। तो आप मुझे टाइमली इन्फॉर्म कीजिए कि कौन कौन से स्टूडेंट इस हफ्ते करना चाहते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट और किस टॉपिक पे करना चाहते हैं। अगर आप मुझे